हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम जीएस थ्योरी सेगमेंट की आज 10वीं क्लास जीव विज्ञान की आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूं। 9 क्लास मेरी ऑलरेडी अपलोड है, आप हमारी क्लास में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये इसकी आज की 9वीं क्लास 10वीं क्लास है, जो कि जीके जीएस जीव विज्ञान विषय की थ्योरी सेगमेंट में कराई जा रही है। तो आप लोग यहाँ पर इस हमारी क्लास से जुड़ के आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप टॉपिक वाइज सभी जो हैं टॉपिक वहाँ पे कवर कराए गए हैं, तो आप वहाँ से जाके हमारे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो टॉपिक वाइज देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जीवाणु जनित तथा वायरस जनित बीमारी के बारे में जाना था। आज हम चलेंगे प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, तो शुरुआत करेंगे प्रोटोजोआ परजीवी। जो है प्रोटोजोआ का मतलब होता है परजीवी, और इससे होने वाली जो बीमारी है पायरिया, काला ज्वार जिसे लिस्मानिया बोलते हैं, मलेरिया, डायरिया, निद्रा रोग। तो ये जो बीमारियां हैं ये हमारे प्रोटोजोआ जनित हैं। जी हाँ, पायरिया, काला ज्वार, मलेरिया, डायरिया, निद्रा रोग। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ से जनित हैं। अब आइए हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम मलेरिया के बारे में जानेंगे। जी हाँ, मलेरिया या प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। वाहक की बात करें तो मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक होता है। इसकी खोज जो है रोनाल्ड रोच ने किया था, जिन्हें नोबेल भी मिला था। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया था इसकी खोज के लिए। मलेरिया का वाहक जो है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। लक्षण की बात करें, इसके सिम्टम्स की बात करें तो मलेरिया में सिम्टम जो है तेज़ बुखार, ठंड लग के आती है तथा आरबीसी की संख्या इसमें कम हो जाती है। जी हाँ, रेड ब्लड कार्पस्कल्स जो है इनकी संख्या कम हो जाती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। विश्व मलेरिया दिवस की बात करें तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। और मलेरिया मुक्त जो लक्ष्य है भारत का 2030 तक, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मलेरिया मुक्त लक्ष्य जो है लक्ष्य क्या है, 2030 तक है। और मलेरिया का जो पहला टीका है, जी हाँ, मलेरिया का जो पहला टीका है RTS/AS01 ब्रांड नाम का जो मस्केरिस है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन जी हाँ WHO ने 2021 में व्यापक उपयोग के लिए अनुशंसित किया है। तो यहाँ हमने देख लिया कि मलेरिया का जो पहला टीका जिसका ब्रांड नाम मस्केरिस, जी हाँ मस्केरिक्स है, जिसे WHO ने 2021 में व्यापक उपयोग के लिए अनुशंसित कर दिया। तो ये इसका पहला टीका, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसकी जो निदान के लिए जो दवा इस्तेमाल की जाती है सिनकोना के वृक्ष की छाल से। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है सिनकोना किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये हमारे मलेरिया की दवा के लिए उपयोग किया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे दूसरा देखेंगे, पेचिस या डायरिया के बारे में जानेंगे। जी हाँ, जिसे डिसेंट्री भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो पेचिस या डायरिया, जी हाँ, यह एंटमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के कारण होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के कारण होता है। इसमें जो है रोगी को दस्त, उल्टी होने लगती है और यह आंत को प्रभावित करता है। जी हाँ, यह आंत को प्रभावित करता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आपको डिसेंट्री या पेचिस से इतना ही याद रखना है कि इसका जो वाहक है एंटमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के कारण होता है। इसमें रोगी को दस्त या उल्टी होने लगती है या आंत को प्रभावित करता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और यह जो है दूषित भोजन या जल से होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे काला ज्वार। जी हाँ, काला ज्वार जिसे लिस्मानिया कहते हैं, यह लिस्मानिया परजीवी के कारण होता है। और वाहक की बात करें तो सैंड फ्लाई या बालू मक्खी जो होती हैं यह इसकी वाहक होती हैं। और काला जार उन्मूलन जो है 2023 था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि काला जार उन्मूलन जो है 2023 था, और इसकी वाहक जो है सैंड फ्लाई बालू मक्खी हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे निद्रा रोग। जी हाँ, निद्रा रोग के बारे में जानेंगे। जी हाँ, स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिप्नोसोमा नामक परजीवी से होता है। जी हाँ, स्लीपिंग सिकनेस जो है जिसे निद्रा रोग कहते हैं या ट्रिप्नोसोमा नामक परजीवी से होता है। इसकी वाहक की बात करें तो इसकी सीसी मक्खी, जी हाँ, सीसी मक्खी जो है इसकी वाहक होती हैं। इसमें नींद नहीं आना, ये आपका प्रमुख लक्षण है। यह पीनियल ग्रंथ को स्रावित करता है। जी हाँ, यह जो पीनियल ग्रंथ है यह स्रावित करता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अब हम कवक के बारे में देखेंगे। जी हाँ, हमने यहाँ प्रोटोजोआ के बारे में देख लिया। अब कवक से जो होने वाली बीमारी है उनके बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, कवक या फंगस कहते हैं। तो इसमें आपको गंजापन, दाद, दमा, खुजली, एथलीज फुट, कैंडियोसिस, ये ऐसी कुछ बीमारियाँ हैं जो आपके कवक या फंगस से होती हैं। तो आइए उनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक फंगस देखेंगे। जी हाँ, म्यूकरमाइकोसिस इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है, आंखें प्रभावित होती हैं। जी हाँ, म्यूकरमाइकोसिस में आपकी आंखें प्रभावित होती हैं और यह ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे एथलीट फुट। जी हाँ, एथलीट फुट जो है यह ट्राइकोफाइटोन रूब्रम कवक के कारण होता है। ट्राइकोफाइटोन रूब्रम कवक के कारण होता है और पैर की त्वचा को प्रभावित करता है। कौन? एथलीट फुट, इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
अगला हम लोग देखेंगे कैंडियोसिस। जी हाँ, एक ईस्ट संक्रमण है जो त्वचा, मुंह, आंत और योनि को प्रभावित करता है। जी हाँ, कैंडियोसिस जो है ये आपका आंत और त्वचा, मुंह तथा योनि को प्रभावित करता है कैंडियोसिस, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और पौधों में भी कवक जनित रोग होते हैं। जी हाँ, तो जैसे हम देख लेंगे थोड़ा सा कि पौधों में कवक जनित जो रोग होते हैं, जैसे एंथ्रोनॉज, यह एक फंगल रोग है जो पौधों की पत्तियों, तनों को प्रभावित करता है। दूसरा आपका लीफ स्पॉट, यह पत्तियों पर धब्बे पैदा करता है और पौधों को कमज़ोर करता है। तीसरा आपका देखेंगे ब्लॉच। जी हाँ, ब्लॉच यह पौधों की पत्तियों, तनों, फलों को प्रभावित कर सकता है। तो ये सब ऐसी जो हमारे पौधों से संबंधित फंगस से जो होने वाली बीमारियाँ के बारे में थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे आनुवंशिक बीमारी की बात करेंगे। जी हाँ, आनुवंशिक बीमारी कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो आनुवंशिक होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसप्लांट हो जाती हैं। तो आइए इनके बारे में देखेंगे। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाती हैं उसे हम आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम सिंड्रोम की बात करेंगे। जी हाँ, सिंड्रोम में आपका पटाऊ सिंड्रोम होता है, एक जो कि 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। जी हाँ, एग्जाम में हमारे कई बार ये पूछा जाता है। पटाऊ सिंड्रोम जो है आपका 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। दूसरा आपका डाउन सिंड्रोम होता है, यह 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। तीसरा आपका एडवर्ड सिंड्रोम होता है जो कि 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी जो है एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। तीसरा आपका पटाऊ सिंड्रोम जो कि 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे क्लाइनफिल्टर। जी हाँ, जो कि 44+XY 46 गुणसूत्र, 14+XXY 47 गुणसूत्र, पुरुषों में महिलाओं के लक्षण जिसे किन्नर कहते हैं। जी हाँ, यहाँ हमने देख लिया कि क्लाइनफिल्टर जो होता है ये इसमें 44+XY 46 गुणसूत्र होते हैं और जिसमें 44+XXY जिसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में जो महिलाओं के लक्षण दिखे उन्हें हम किन्नर कहते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि किन्नर में जो है 47 गुणसूत्र होते हैं और उनमें वो पुरुष की तरह तो होते हैं लेकिन उनके लक्षण जो है महिलाओं की तरह दिखते हैं, उन्हें किन्नर कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। जी हाँ, यह 44+XX। जी हाँ, 46 गुणसूत्र और 44+X मतलब 45 गुणसूत्र, इनमें एक गुणसूत्र की संख्या कम होती है जो होती है। तो महिलाओं में महिला के लक्षण है। जी हाँ, महिलाओं जो महिला के लक्षण कम दिखाई देना, तो इसे हम वो टर्नर सिंड्रोम के बीमारी से ग्रसित होता है। जी हाँ, किन्नर जो होते हैं आपके क्लाइनफिल्टर से संबंधित होते हैं। जी हाँ, ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से होते हैं। बाकी जो टर्नर सिंड्रोम से होते हैं ये महिलाओं के जो जिस महिलाओं में महिलाओं के लक्षण कम दिखाई देते हैं वो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे हीमोफीलिया के बारे में देखेंगे। जी हाँ, ये आनुवंशिक शाही रोग है जिसे शाही रोग कहा जाता है और रक्त का थक्का इसमें नहीं जमता है। वाहक की बात करें तो इसमें महिला वाहक होती है क्योंकि हीमोफीलिया के जीन X गुणसूत्र पर होते हैं और महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं। यहाँ हमने देख लिया कि हीमोफीलिया जो है यह आनुवंशिक शाही रोग है। इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है और इसमें जो वाहक होती है महिला होती है और इसमें जो है रोगी पुरुष होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोग इसे याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस। जी हाँ, कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे। जी हाँ, ये इसमें हरे रंग के विभेद नहीं हो पाता है, यह भी एक आनुवंशिक रोग है। जी हाँ, कलर ब्लाइंडनेस जो है ये भी एक आनुवंशिक रोग है, इसमें आपको हरे रंग का अनुभव नहीं होता है। और इसमें अगला हम फिर देखेंगे थैलीसीमिया जो कि ब्लड डिसऑर्डर संबंधी रक्त बीमारी है। जी हाँ, थैलीसीमिया जो है एक ब्लड डिसऑर्डर रक्त संबंधी बीमारी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और इसमें आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है और ब्लड जो है बार बार बाहर से देना पड़ता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि थैलीसीमिया जो है ये ब्लड डिसऑर्डर से संबंधित बीमारी है, इसमें रक्त का निर्माण नहीं हो पाता और ब्लड जो है बार बार से बाहर से देना पड़ता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, इसमें आरबीसी का आकार जो है हंसियाकार जनजातीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है और सिकल सेल उन्मूलन जो है 2047 तक किया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सिकल सेल एनीमिया जो है आरबीसी का आकार इसमें हंसियाकार हो जाता है और जनजातीय क्षेत्रों में पाया जाता है और इसमें जो है सिकल सेल उन्मूलन जो है 2047 तक इसका किया जाएगा। अब हम चलेंगे कृमि। जी हाँ, कृमि के बारे में देखेंगे। जो कृमि से संबंधित जो रोग हैं जो कृमि से हो जाते हैं, उसे हम लोग यहाँ देखेंगे कि कृमि से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कृमि रोग जिसे हेलीमिन्थियासिस कहते हैं। जी हाँ, कृमि रोग जिसे हेलीमिन्थियासिस भी कहते हैं परजीवी कीड़ों के कारण होने वाला एक संक्रमण है जो मुख्य रूप से आंतों को प्रभावित करता है। यह रोग बच्चों में आम है। इससे पेट दर्द, भूख न लगना, कुपोषण, शारीरिक मानसिक विकास में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दूषित भोजन, पानी और मल के संपर्क में आने से फैलता है। लक्षणों में आपका पेट दर्द, वजन कम और थकान शामिल है। तो हमने देख लिया कि कृमि से संबंधित कुछ में दिक्कत थे जो दिक्कतें होती हैं, यहाँ हमने देखा। और कृमि से होने वाले कुछ जो
बीमारी उनके बारे में देखेंगे तो आपका फाइलेरिया जो है हाथी पाँव जिसे बोलते हैं, कृमि से होने वाला एक रोग है। इसमें क्या होता है, पैर सूजकर हाथी की पैर की तरह हो जाता है। रोग कारक की बात करेंगे तो बुचेरिया बोक्टाई कृमि जो है इसका कारक होता है। जी हाँ, फाइलेरिया का जो रोग कारक है बुचेरिया बोक्टाई कृमि है। भारत में फाइलेरिया उन्मूलन जो है 2027 तक किया गया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देख लिया कि फाइलेरिया उन्मूलन कब है, 2027 तक। अब हम अगला देखेंगे आँख की आई बीमारी। जी हाँ, इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और यह रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी से कहते हैं, आँख की बीमारी भी होती है। निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे। जी हाँ, तो मायोपिया से बोलते हैं, जो कि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं इसमें। दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे। जी हाँ, ये निकट दृष्टि दोष था, इसे मायोपिया कहते हैं, दूर की वस्तु इसमें साफ दिखाई नहीं देती है, अवतल लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में जो है पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ग्लूकोमा जो है ये काला मोतियाबिंद कहलाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। मस्तिष्क की बीमारी की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ मस्तिष्क की बीमारियाँ उनसे भी हम संबंधित यहाँ पर जानेंगे। तो एक है डिमेंशिया। जी हाँ, जिसे भूलने की बीमारी, इसे अल्जाइमर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। और एक है मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी बोलते हैं, बार बार दौड़े पड़ते हैं इसमें। पार्किंसन जो है हाथ पैर और नस की मस्तक नहीं पहुँच पाता है। जी हाँ, हाथ पैर और नस मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाता है। कैंसर जो है स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी, कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होती है, कारक इसका कार्सिनिजन है। जी हाँ, इसका कारक जो है कार्सिनिजन है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देख लिया कि एपिलेप्सी या मिर्गी के जिसे दौरे से में बार बार दौड़े पड़ते हैं, और एक पार्किंसन है जिसमें हाथ पैर और नस की मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। कैंसर जो है स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी, कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि को हम कैंसर कहते हैं, इसका कारक जो है कार्सिनिजन होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। कैंसर दिवस की बात करें तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, और राष्ट्रीय कैंसर दिवस जो है 7 नवंबर को मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कोबाल्ट जो है 60 कैंसर के इलाज में लाभदायक है। और मिनी माता से आपके पारे मरकरी के प्रदूषण से, जिसे HG के नाम से पुकारते हैं, मतलब HG इसका कारक सिंबल है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और मिनी माता जो है रोग जो है पारे के प्रदूषण से होता है। इटाई रोग जो है कैडमियम की अधिकता से हो जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इटाई कैडमियम और मिनी माता पारा, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है आपका नाइट्रेट जो है कि प्रदूषण से होता है। जी हाँ, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, तीनों को याद कर लेंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से, इटाई कैडमियम से, मिनी माता पारे और मरकरी के प्रदूषण से होता है। तो इस तरह आज की क्लास आप यहीं तक थी। और बाकी आप जो क्वेश्चन हम लास्ट में आपसे पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सिकल सेल उन्मूलन कब है, 2045, 2046, 2047 और 2046। तो इसे आप लोग बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कि सिकल सेल उन्मूलन कब तक है। अगला देखेंगे कि स्वाइन फ्लू वायरस का नाम बताइए। जी हाँ, स्वाइन फ्लू वायरस का नाम बताना है आपको, H1H5, H1N1, H1N2, H5N1। तो स्वाइन फ्लू वायरस का नाम को आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको एक क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर क्लास अच्छी लगी तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर भी ज़रूर करें। तो ये आपको जीव विज्ञान की जो आपकी 10वीं क्लास थी, आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के बीच में थ्योरी सेगमेंट की यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी जो भी क्लास हैं इसकी जो जीव विज्ञान की आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं 1 बाय 1, और वहाँ से अपनी जीव विज्ञान की सारी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। इसके बाद हम पॉलिटी की सीरीज़ शुरू करेंगे, तो आप लोग हमारे इस क्लास से बने रहिए। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।